कहा जाता है कि वुमेन में 45 के बाद बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो जो स्टिमुलस होता है आपके शरीर में खून से कैल्शियम खींच के हड्डियों में डालने का, उस पे प्रोटीन डालने का और उसकी ताकत बढ़ाने का, बोन्स की, वो कम हो जाती है अचानक। तो कहा जाता है गर्दन की हड्डी टूटने से इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। राइट। सर, हम ट्रैम्पोलिन पार्क के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे काफ़ी केसेस आते हैं, बोन डैमेज होता है, कभी कभी हड्डियाँ भी टूटती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या हो आपको ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको बहुत पसंद है ट्रैम्पोलिन पार्क जाना तो प्लीज़ जो सही तरीका है उसको समझें। Hello everyone and welcome to another episode of Voice of Value, the podcast where we bring you conversation especially when it comes to your health. आपने कभी सोचा है आपकी बॉडी का बैकबोन कौन है? सिर्फ स्पाइन नहीं बल्कि हेल्दी बोन्स और जॉइंट। और अक्सर फास्ट लाइफस्टाइल के चक्कर में हम इन्हें सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। हल्का सा कमर में दर्द है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। घुटनों में दर्द तो है पर हो जाएगा ठीक, पर ये खुद ठीक नहीं होगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। और इसीलिए आज हमारे साथ है डॉक्टर राजीव ठुकराल, वन ऑफ द लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन विद ओवर 26 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे प्रैक्टिकल और सिंपल तरीके जिससे हम अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और पेन फ्री बना सकते हैं। सर, वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू विद अस। थैंक यू। अ वेरी वार्म वेलकम ऑफ यू। सर, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो एक स्टैटिस्टिक डाटा है विच से 45% ऑफ वुमेन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर हैव द सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सर, इज इट ट्रू? और ये मतलब इंडियंस में जेनेटिकली प्रूवन है कि ये ज़्यादा पाया जाता है, तो ये इंडियंस में ज़्यादा पाया जाता है या ऐसा कुछ ये मिथ है एक? मेरे ख्याल से आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रही थी। yes, कोई बात नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एक वेयर एंड टेयर प्रोसेस है जो हर किसी को अपनी उम्र जैसे बढ़ेगी होगा। जोड़ों का घिसना, उसमें सूजन आ जाना, तकलीफ होना चलने फिरने में, बेंड करने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, ज़मीन पे बैठने में, ये सब जैसे उम्र बढ़ती है तो हर किसी के जो जॉइंट्स हैं वो घिस जाते हैं, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और दूसरी एक प्रॉब्लम है जो अगेन इस एज में होती है और वो ज़्यादा औरतों में होती है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोनों के बारे में शायद आज हम बात करने वाले हैं। हाँ जी सर। सर, इसके टाइप्स भी हैं अलग अलग? बहुत। अगर शुरुआत से देखें, हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, सब फॉर एग्जांपल, तो एक होता है प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। प्राइमरी मतलब बिना कोई कारण अपने आप से पैदा हुआ हो, विच हैपन्स बिकॉज ऑफ एजिंग। और दूसरा होता है सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो यूजुअली जो होता है किसी चोट के बाद या कोई इन्फेक्शन के बाद या कहीं उस पर बार बार माइनर चोटें लगी हों, जिसको हम स्ट्रेस इंजरीज बोलते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन को होता है, या जिसको पहले बहुत बड़ी चोट लगी हो, लिगामेंट टूटा हो, मेनिस्कस फटा हुआ हो, उनमें हो जाता है आगे चलकर उम्र के वजह से। या फिर जिसको इन्फेक्शन हुआ हो बार बार, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है और उसमें बार बार जोड़ में असर पड़ने के बाद वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, घिस जाता है, उसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ओके सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सर, मतलब ये बुढ़ापे की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि जब एजिंग ज़्यादा हो जाती है तभी ये प्रॉब्लम आती है, तो जैसे आपने बताया किसी में भी हो सकता है। इज इट ट्रू? सो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली उसका एक फैमिलीज में चलता है, तो वो एक आई वुड से रिलेटिवली यंगर लोगों में होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 40-45, और वो धीरे धीरे बढ़ता है और तकलीफ देता है, और वो प्योरली वेयर एंड टेयर की वजह से होता है, ठीक है ना। बट जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तो किसी भी एज में हो सकता है, क्योंकि आखिरकार चोट लगी है आपके जोड़ पे, वो यंग एज में भी लग सकती है, इन्फेक्शन हुआ वो जोड़ में यंग एज में भी हो सकता है, और एक जो गठिया बाय जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो तो यंग एज की ही बीमारी है। उसमें अगर बार बार सही इलाज न किया हो और बार बार जोड़ जो है ख़राब हो जाए, सूज जाए, तो उसमें सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बन सकता है। ओके सर। सर, हमारे जॉइंट्स में कभी कभी साउंड आता है क्रैकिंग का, तो वो साउंड नॉर्मल है या फिर अगर ज़्यादा आए तो हमें कंसल्ट करना चाहिए? अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, जॉइंट्स के अंदर और जॉइंट्स से जस्ट बाहर दोनों तरफ के साउंड्स होते हैं। अगर आप देखो, नॉर्मल जॉइंट्स जो होते हैं वो आवाज़ नहीं करते हैं, बट जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें आवाज़ करते हैं, वो अगर आपको फॉर एग्जांपल नकल ब्रेक करना है या कभी आपको तोड़ना है, वो बेसिकली होता है कि जॉइंट फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजन गैस बबल्स हैं वो निकलते हैं, उससे ये आवाज़ आती है। सिमिलरली
जिनको थोड़ा सा वेरिएशन होता है अपने घुटने के अंदर, फॉर एग्जांपल मेनिस्कस जो है वो नॉर्मल ना हो के थोड़ा डिस्कॉइड शेप, मतलब डिफरेंट शेप में हो, वो कभी कभी क्लिक करते हैं। या अगर आप लंबे समय तक कुछ कर रहे हो और एक आदत बन जाए तो आप आवाज़ क्रिएट कर सकते हो। तो ये हुए नॉर्मल टाइप्स ऑफ साउंड। जब तक ये साउंड के साथ दर्द ना हो, सूजन ना हो और वो पेशेंट परेशान ना हो उससे कि भाई मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या वो नहीं कर पा रहा हूँ, तब तक यूजुअली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर दर्द साथ में हो देन यू नीड मी। ओके, सो मतलब जब पेन नहीं है तो इट इज नॉर्मल, बट इफ द पेन इज देयर सो वी शुड कंसल्ट द डॉक्टर। करेक्ट। पेन भी जैसे आपने कहा अगर हो और पेशेंट या इंसान खुद क्रिएट कर रहा हो वो आवाज, उसके साथ पेन कर रहा हो, तो बेसिकली हमें बताना पड़ता है कि ये आवाज करना बंद करो खुद से। बट अगर बिना कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के अगर आवाजें आ रही हैं सिंपली से सीढ़ियां चढ़ते होते समय और साथ में पेन हो रहा हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम। ओके सर आजकल सबसे ज़्यादा टाइम लैपटॉप में, फ़ोन में ही लगता है और हमारा पोस्चर काफ़ी बिगड़ा है, उसकी वजह से सर्वाइकल पेन काफ़ी बढ़ रहा है और जेनजी बच्चों में तो आजकल बहुत ही ज़्यादा है। तो हाउ बैडली डज इट अफेक्ट आवर बोन्स? जो आप बता रही हैं वो बेसिकली एक रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी सिंड्रोम है। मतलब बार बार छोटी छोटी चोटें लगना या बार बार स्ट्रेस पड़ना एक जॉइंट पे, उसकी वजह से जॉइंट्स जो आपके गर्दन के या कमर में लंबे समय बैठने से, एक जगह लंबे समय देखने पे, या तो फिर फ़ोन पे हो नीचे गर्दन झुका के या स्लाउच करके जगह से बैठ के आप अपने कमर को स्ट्रेन करते हैं, ये सब एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस इंजरी है, रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरी। और यंग लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। लाइक यू सेड करेक्टली, जेन जी को आदत है फ़ोन पे लगे रहना, टैबलेट पे लगे रहना, टीवी देखे रहना या अपना स्क्रीन देखते रहना। तो उनके गर्दन की मसल्स जो हैं कुछ हद तक सहन करती हैं, उसके बाद क्योंकि वो यंग है दे आर एबल टू विथस्टैंड दिस रेपिटेटिव इंजरी फॉर अ वाइल। उसके बाद क्या होता है कि वो थक जाती हैं और वो कहती हैं भाई हम तुम्हारी ये भी नहीं सुनते, हम भी नहीं सुनेंगे। फिर वो शुरू में वो स्पैज़म में चले जाते हैं, वो जकड़ जाते हैं और उसके बाद वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है और फाइनली वो असर जोड़ों पे पड़ता है। एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब जोड़ों पे असर पड़ता है वो उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे बूढ़े लोगों के जोड़। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग सिम्टम्स ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबार स्पॉन्डाइलोसिस एट यंग एज बिकॉज ऑफ दिस बैड पोस्चर एंड हैबिट। ओके सर, जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनका भी सेम पोस्चर होता है, तो क्या आप स्टेप्स बताना चाहेंगे जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस पेन से? सो स्पेशली ऑफिस गोअर्स और वो लोग जो लंबे लंबे समय बैठे रहते हैं अपने घर पे भी, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी आजकल बहुत ज़्यादा है पोस्ट कोविड एपिडेमिक, उन सबको थोड़ा आइडिया तो ऑलरेडी है, बट फिर भी बता दूं कि आपकी सबसे पहले जो आप कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे वो ये है कि एक ही समय लंबे समय तक एक पोस्चर ना रखें, बीच में ब्रेक्स लें। आइडियली अबाउट 1 घंटा काम करके एक 5 मिनट का ब्रेक लो, अपने गर्दन को आगे पीछे बाएं दाएं, कंधे को थोड़ा ऊपर नीचे चलाओ ताकि आपके जो मसल्स हैं उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले। सिमिलरली थोड़ा चल लो कमरे के अंदर 5 मिनट ताकि आपके कमर के मसल्स को भी थोड़ा आराम मिल जाए। एक तो ये है कि अपने पोस्चर को थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। दूसरा है थोड़ा एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, क्योंकि अगर आपकी मसल्स गर्दन की और कमर की लॉन्ग स्टैंडिंग या लॉन्ग सिटिंग की वजह से या लॉन्ग स्ट्रेनिंग की वजह से थक रही हैं, आपको चाहिए कि उनको स्ट्रांग बनाया जाए। और किसी भी मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए 2 तरीके हैं, एक सही न्यूट्रिशन और दूसरा है सही एक्सरसाइज। तो गर्दन की एक्सरसाइजेज, कमर की एक्सरसाइजेज एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए, उसको हैबिट बनाइए और साथ में अपने डाइट का ध्यान रखिए, क्योंकि अगेन हमारा जो डाइट है इस देश में वो कार्बोहाइड्रेट रिच है और मसल्स को ज़्यादातर प्रोटीन की ज़रूरत है। तो पानी पे ध्यान दें, प्रोटीन पे ध्यान दें और नेचुरली उसके सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12, वो बाद में आता है, वो भी देना चाहिए। ओके सर, पीपल ऑफ्टन कंप्लेन कि उनको पता ही नहीं चलता, उनका दर्द कभी हाथ पे है तो कभी पैर में है, कभी गर्दन में है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये मसल पेन है, जॉइंट पेन है या नर्व पेन है? गुड क्वेश्चन। अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो आप ही डॉक्टर बन जाएंगी, है ना? सो व्हाट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज, देखिए यूजुअली जो पेन्स और एक्स आपके जोड़ों में या जोड़ जहाँ शुरू हो के आपके मसल्स पे जो पेन्स होते हैं वो अगर सुबह ज़्यादा हो रहे हैं सो के उठने पे, इसका मतलब उनको आराम मिला गया है पूरी रात भर और फिर भी हो रहे हैं, वो यूजुअली जॉइंट से रिलेटेड हैं, या चाहे तो गठिया बाई होंगे या आर्थराइटिस की वजह से होंगे। यू नीड टू शो अ डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ चेक प्रॉपर्ली फॉर इट, वो आपको इलाज प्रॉपर्ली बताएंगे। अगर वो शाम के टाइम आए
पूरा दिन काम करने के बाद जब आप आराम करें या अपना जो भी काम करके घर पे बैठे एक जगह बैठ के आप अपना यू वांट टू रिलैक्स एंड यू वांट टू जस्ट टेक इट इजी, जो वो वाले दर्द आए वो यूजुअली थकावट के होते हैं और वो यूजुअली बोन्स में कम होते हैं, आपके मसल्स में ज़्यादा होते हैं और वो डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं. आइडियली विटामिन डी चेक होना चाहिए, विटामिन B12 चेक होना चाहिए, लेकिन मोर देन 90% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ वेजिटेरियन, तो इसलिए B12 की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है. तो ये दो चीज़ें शाम के टाइम होने पे थिंक ऑफ डेफिशिएंसी, सुबह के टाइम होने से थिंक मोर ऑफ आर्थराइटिस. सर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनके हाथ में दर्द है, वो बहुत टाइट से चुन्नी वगैरह बांध लेते हैं, फिर उनको लगता है कि अब इससे दर्द ठीक हो गया, अब जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास कंसल्ट करने की. और अगर इनके साथ ये रेगुलर बेसिस पे भी हो रहा है फिर भी वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि एक दिन हो रहा तो 2 दिन नहीं हो रहा. और अगर वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे फिर भी उनके पेन है, मतलब ऐसे बैठे बैठे अचानक से दर्द हो जाना, इसका क्या कारण है? जैसे मैंने आपको अभी भी समझाया है, जिनका अगर एक ही जगह पे बैठे हैं इसका मतलब ना एक्सरसाइज कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली डाइट भी सही नहीं ले रहे हैं. सो इट इज क्वाइट लाइकली ये जो एक्स एंड पेन्स हो रही हैं और जिसको आप अपने चुन्नी डाल दो या थोड़ी गर्म पानी स्काई कर लो, मालिश कर लो, वो डेफिशिएंसी की वजह से हो. मोस्ट कॉमनली अगेन कैल्शियम, विटामिन डी या B12 हमारे देश में उनकी डेफिशिएंसी से होता है. यंग एज में ये ज़्यादातर होता है, मिडिल एज में भी होता है, स्पेशली हाउसवाइफ जो अपना ध्यान खुद नहीं रखती हैं, एंड ओल्ड एज में कॉमन है, बट उसका कारण ऑस्टियोपोरोसिस है, अलग ही चीज़ है टोटली वो. सर इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है, कभी मेरे हाथ में दर्द है तो कभी पैर में. मैं फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ बट इतनी नहीं करती हूँ, तो मतलब इसका मेन कॉज क्या है? विटामिन की कमी, कैल्शियम वगैरह? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. देखिए अगेन आई डोंट नो योर लाइफस्टाइल, बट यूजुअली अगर आप लंबे लंबे समय एक ही जगह बैठे रहें, फ़ोन को देखते रहें, तो आप अपने मसल्स को एबनॉर्मली स्ट्रेन कर रही हैं, एबनॉर्मली एक्सरसाइज कर रही हैं, एक जगह पे ज़्यादा एक पे कम जोर दे रही हैं. सो एक इम्बैलेंस होता है आपके शरीर में. फॉर एग्जांपल अगर आप लंबे समय बैठे हैं तो कमर की बैक मसल्स जो हैं वो ज़्यादातर काम करे थक जाते हैं, आगे के मसल्स इतने काम नहीं करते हैं, दे गेट वीकर. सो एक रेगुलर एक्सरसाइज करना, बट एक्सरसाइज करने पे आपके शरीर को ज़्यादा न्यूट्रिशन भी चाहिए. तो आप एनीवेज कम न्यूट्रिशन ले रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, अपना डाइट फॉलो कर रहे हो, सो यू आर लूजिंग बोथ वेज. तो उसका ध्यान ज़रूर रखें. मेक श्योर एक्सरसाइज करना है एक तो, और एक्सरसाइज करते समय ज़्यादा न्यूट्रिशन भी लेना है. ओके सर कहा जाता है कि वेमेन में 45 के बाद बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो उन्हें यंग एज से काफ़ी कैल्शियम लेना चाहिए. क्या ये सच है कि? अभी हम बात कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कंडीशन कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस. देखिए women after 45 is a very generic term. Actually post menopausal सही term है. Women have a monthly cycle जिसपे hormones बढ़ते हैं चढ़ते हैं. दो hormones होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और उसके बेसिस पे उनके बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन होती है. यूजुअली अप टू द एज ऑफ अबाउट 25 or 28 तक आपकी हड्डियों में ताकत बढ़ती रहती है, जिसको हम बोन बैंक बोलते हैं. अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके जो डाइट है वो अच्छी रही है, प्रोटीन रिच रही है, अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज किया हो, अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो, और कुछ हद तक ऑब्वियसली जो जेनेटिक्स मतलब आपके माँ बाप से मिल रहा हो अच्छा हो, तो आप अपने 25 to 28 ईयर्स की एज तक उस बोन बैंक को बढ़ा के बिल्ड कर सकते हो. उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आप उसको लूज ही करोगे. उसका कारण यह है कि आप उतना एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, उतना ध्यान नहीं रख पाओगे, आपकी शादी हो जाती है, बच्चों का ध्यान रखना, यू आर स्टक विद ऑल दोस थिंग्स. डोंट वांट टू साउंड सेक्सिस्ट, बट यूजुअली औरतें जो है अपना ध्यान कम रखती हैं हमारे देश में. इट्स नॉट अ गुड थिंग एंड आई एम ऑल फॉर कि वुमेन अपना ध्यान रखें. सो जैसे जैसे आप मीनोपॉज तक पहुंचती हैं तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो थोड़े से एक तो इरेगुलर हो जाते हैं, उनकी जो लेवल्स हैं वो कम हो जाती हैं और अचानक पोस्ट मीनोपॉज गिर जाती हैं. सो जो स्टिमुलस होता है आपके शरीर में खून से कैल्शियम खींच के हड्डियों में डालने का, उस पर प्रोटीन डालने का और उसकी ताकत बढ़ाने का, बोन्स की, वो कम हो जाती है अचानक. इसलिए पोस्ट मीनोपॉजल आपकी जो बोन की स्ट्रेंथ है, जो डेंसिटी है, जो एक किस्म से वॉल्यूम है, वो कम होना शुरू हो जाती है. अगर शुरुआत में ही आपकी कम है बोन बैंक, तो आप सोचो और भी कम होगी. तो इसीलिए वी टेल पीपल कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू आर यंग, क्योंकि जब आप ओल्ड होंगी और आपका मीनोपॉज होगा, देन यू विल बी लूजिंग अ लॉट मोर. और ऑल्सो उस वक्त जब आपका मीनोपॉज चल रहा हो, प्री मीनोपॉजल, पेरी मीनोपॉज जिसको कहते हैं 1-2 साल अराउंड मीनोपॉज, उस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट आपको
हार्मोन्स देते हैं दवाइयों के तौर पे, जिससे आप मेंटेन कर सकते हो अपने बोन डेंसिटी अलॉन्ग विद बाकी जो सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज के। बट उसके बाद आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा के एक बेसलाइन टेस्ट करना पड़ता है, जिसको हम डेक्सा स्कैन या बोन डेंसिटी कहते हैं। ये आफ्टर 45 होता है, यूजुअली आफ्टर 45 होता है विमेन में। मेल्स में भी होता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट फीमेल्स में ज़्यादा ये होता है। और हम वो एक बेसलाइन टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि आपकी एवरेज बोन बैंक की वैल्यू, या जिसको हम कहते हैं बोन स्ट्रेंथ डेंसिटी की वैल्यू क्या है, और उसके बेसिस पे या तो 1 या 2 या 4 दवाइयाँ देते हैं, कभी कभी इंजेक्शन देने पड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपकी हड्डियों की ताकत बरकरार रहे। आदमियों की बात करते हैं अभी। आदमियों को अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मान के चलो, टेस्टोस्टेरोन ऑलमोस्ट जिंदगी भर चलता है। इसकी वजह से उनकी बोन्स की स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। बट अगर किसी कारण उनको लंबे समय तक बीमारी हो, फॉर एग्जाम्पल शुगर हो, गठिया बाय हो, थायराइड हो, तो वो आपकी बोन की स्ट्रेंथ को कम करती है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं होने देती, अब्जॉर्ब करके आपकी हड्डियों में नहीं जाने देती। अगर आप लंबे समय तक किसी कारण, फिर वो एक्सीडेंट के कारण और बीमारी के कारण लंबे समय तक लेटे रहे हो, तो भी आपको यही होता है। सो मेन हैव इट इजियर, बट प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन मतलब लंबे समय आराम करना, लेटे रहना, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी हो, शुगर की, थायराइड की, दोनों की वजह से उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, दोनों ही सेक्सेस में अगर आपके कैंसर हो गया हो या रेडिएशन दिया गया हो, उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ओके सर, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। सर, आजकल जिम का काफ़ी ट्रेंड है, हर कोई बंदा जिम जा रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है। उनकी बॉडी इतनी कैपेसिटी झेल भी नहीं सकती, फिर भी वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, टू शो ऑफ और टू व्हाट आई डोंट नो। सो लोअर बैक पे कितना असर पड़ता है उसका? देखो, जिम के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका मकसद है मसल बल्क बनाना, फिर यू हैव टू गो टू अ प्रॉपर ट्रेनर। वो आपको बताएगा कि साथ साथ में आपको आपका न्यूट्रिशन भी बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो भी बल्किंग जो सीक्वेंशियल होती है वो धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आपके मसल बल्क बढ़े, प्रोटीन भी खाएं आप, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपका मकसद है सिर्फ कुछ बेटर लगना, फिर आप ये गलत काम करते हो। आप ओवर एक्सर्ट करते हो जिम में, कोशिश करते हो ज़्यादा सडनली हो जाए। वो तो आई थिंक हर किसी में यही प्रॉब्लम रहती है। इफ यू ट्राई टू डू टू मच टू फास्ट, यू विल हैव प्रॉब्लम्स। सो यू नीड गाइडेंस, एक तो वो, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड यंग एज में ये फिर भी पॉसिबल है कि आप अपने जिम में जाएं और ओवर एक्सर्शन करें। बट एज यू गेट ओल्डर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो हीलिंग टाइम है पोस्ट जिम एक्सरसाइज वो बढ़ता है। आपकी एज अराउंड 20-30s में होगी, तो आपके एज में हीलिंग बहुत फास्ट है। So you can go to the gym and you will recover and you will be able to go to the gym in second day. But at my age, मैं 50+ हूँ, मुझे टाइम ऑलमोस्ट डबल लगेगा आपको, और जो और मेरे से बड़े हैं उनको तो और भी टाइम लगेगा। So you have to keep that in mind that आपको रिकवरी के लिए भी टाइम देना पड़ेगा अपने शरीर को। ओके सर, नी रिप्लेसमेंट के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। ये बेसिकली हमें किस एज में करना चाहिए, या फिर जब जैसे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो वो भी इग्नोर करते हैं, उनका पेन काफ़ी है बट वो सोचते हैं ठीक हो जाएगा, तो नी रिप्लेसमेंट कितना नेसेसरी है और किस टाइम पे नेसेसरी है? कोई भी सर्जरी नी की हो, मोस्ट कॉमनली हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, नी रिप्लेसमेंट की, उसका प्राइम मकसद है आपकी ज़िंदगी को सुधारना। एग्जैक्टली। आपको दर्दें हो रही हैं घुटने में, आप चल नहीं पा रहे हैं, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज करते हैं, आपको लगता है कोई बात नहीं, चलने दो। वो एक मेंटल स्टेट है। शरीर अगर चाहता है, दिमाग अगर चाहता है कि मैं बेहतर बनूं, तो सर्जरी उसके लिए है। यूजुअली पेन प्राइमरी इंडिकेशन है। अगर पेन नहीं हो, एक्सरे कितने भी खराब हों, आप सर्जरी के लिए कैंडिडेट नहीं हो। सो फर्स्ट इंडिकेशन, फर्स्ट रीजन फॉर सर्जरी इज पेन। जो आपने ट्राई कर लिया हो, एक्सरसाइज भी ट्राई कर लिया हो, दवाई भी ट्राई कर लिया हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी ट्राई कर लिया हो, वेट लॉस भी ट्राई कर लिया हो, कुछ गोलियां भी ले ली हो, सब के बावजूद आपको दर्द नहीं जा रहा है, आपकी निजी जिंदगी में, आपके सोशल लाइफ में आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो, जितना एक नॉर्मल इंसान आपकी उम्र में घूमना चाहे, मॉल जाना चाहे, शॉपिंग करना चाहे, दोस्तों को मिलना चाहे, क्लब जाना चाहे, और वो नहीं कर पा रहा हो, सोचना पड़ रहा है कि मैं क्यों करूं, कैसे करूं, दर्द हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज द पेशेंट हु नीड्स सर्जरी। एज इज जस्ट अ नंबर, है ना? Very true. कि किसी में
कोई पेशेंट्स ऐसे हमको मिलते हैं जो 40 साल में इतने परेशान होते हैं, वो कहते हैं नहीं मुझे बिल्कुल ठीक होना है, मेरे को ज़िंदगी जीनी है। और कुछ हमें 80 साल में भी ऐसे इंसान मिलते हैं जो कहते हैं भैया आप क्या करें, अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, क्यों करें। बट कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं 80 साल में कि नहीं मुझे ठीक होना है, आई वॉन्ट टू गेट बैक टू माई वॉकिंग, आई वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स। तो सर्जरी इज़ मेंट फॉर दैट पेशेंट जो साइकोलॉजिकली समझे कि आप अपने ज़िंदगी को सुधार रहे हो, बचा नहीं रहे हो, टांग को बचा नहीं रहे हो, आप ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहते हो। वेरी वेल सेड सर। सर अगर सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकता तो सेफेस्ट अल्टरनेटिव्स क्या हैं? फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन या कुछ होम रेमेडीज भी हैं? So luckily surgery is not very expensive nowadays, but suppose एक ऐसा कंडीशन आए जिसमें पेशेंट कहे कि मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, हमेशा कोशिश करते हैं हम पेशेंट को समझाने की कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, कम वेट पड़ेगा, कम जोड़ घिसेगा, कम दर्द होगा। करेक्ट। सो वेट कम करना, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना, कुछ चीज़ें जिससे ख़राब ज़्यादा होती हैं, ज़मीन पे बैठना, आलती पालती मार के बैठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, उनमें आपके कूल्हे की, हिप और नी की जो जॉइंट्स हैं ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, घिस जाती हैं, तो वो चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी लाइफस्टाइल में। एक्सरसाइज करना, गोलियां लेना या तो ओरली दर्द कम करने के लिए, थोड़ा घुटने बचाने के, हिप्स बचाने की गोलियां आती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, जोड़ के अंदर इंजेक्शन डालने भी होते हैं। बट ऑल ऑफ दिस इज टेम्पररी एंड पार्शियल रिलीफ। आप प्रॉमिस करो पेशेंट को कि हम आपको थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, कुछ हद तक बेहतर बना सकते हैं, बट नॉर्मल करा ही नहीं सकते। अगर करा सकते तो सर्जरी के बारे में बात क्यों करते हैं, है ना? सर हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस होता है? हिप रिप्लेसमेंट एक्चुअली ट्रूली एक रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हिप में एक बॉल होता है और एक कप होता है। जब आप रिप्लेसमेंट करते हो एक्चुअली कप को चेंज करते हो, आप एक नई लाइनिंग डालते हो कप के अंदर, तो नया कप बनता है। सिमिलरली बॉल को भी हम काट के, जो ओरिजिनल हिप की बॉल है, फीमर की हेड है, उसको निकाल के आपके जांग की हड्डी के अंदर छेद बना के उसके अंदर एक स्टेम डाल के उसके ऊपर एक नया बॉल डालते हो। तो ट्रूली इन अ सेंस आप जॉइंट को बदलते हो। वेयर एज नी रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली अ मिसनोमर, वो गलत वर्ड है। उसमें हम सिर्फ सरफेस चेंज करते हैं। तो जो घुटना है उसके दो हड्डियां हैं, ऊपर एक नीचे एक, जो जॉइंट बनाती हैं। ऊपर का हड्डी को फीमर बोलते हैं, नीचे की हड्डी को टिबिया बोलते हैं। उनको जो घिस गई हैं, जो रगड़ गई हैं, जो गड्ढे बन चुके हैं, जो खराब हो चुके, उनके सरफेसेस को हम छील के उनके ऊपर भी और नीचे भी एक मेटालिक कैप डालते हैं, और दोनों के बीच में एक स्पेस बनाने के लिए एक स्पेसर होता है, अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन प्लास्टिक का। ये तीन चीजों का हम नी रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं बनाते हैं। वो एक्चुअली एक सरफेसिंग, रीसर्फेसिंग सर्जरी है। सो बहुत फर्क है दोनों में। सर सर्जरी के बाद रिकवरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है और कितने टाइम बाद बैक टू वर्क आ सकता है कोई? राइट। सो अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें वो अलग है, और हिप की बात करें अलग है। तो पहले हिप से शुरू करते हैं कि हिप बड़ा है, ऊपर है। श्योर। सो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में आप डिपेंडिंग ऑन क्या टेक्निक यूज करें, डिपेंडिंग ऑन कौन सा जोड़ लगाएं, सेम इवनिंग खड़ा होके चल सकते हैं, अपने वॉशरूम तक जा सकते हैं। विद इन अ वीक आप नॉर्मल अपने घर पे चल सकते हैं, और विद इन 2 to 3 वीक्स आप अपने काम पे जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा जोड़ आप लगाएं, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से आप उस जोड़ को अपने हिप से फिक्स करें। क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट के अलग अलग टाइप्स हैं। एक जिसमें आप सीमेंट के साथ ये जो कंपोनेंट्स हैं उसको फिक्स करते हैं, और एक जिसपे बिना सीमेंट के फिक्स करते हैं। सिमिलरली जो बॉल और कप है उसके मटेरियल अलग होते हैं, किसी में मेटल होता है, किसी में सेरामिक होता है एक तरफ जो बॉल की तरफ है, और कप की तरफ प्लास्टिक होता है या सेरामिक होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आप या तो उसी दिन शाम को या अगले दिन चलना शुरू करते हैं, वॉक करना शुरू करते हैं, शुरू में वॉकर के साथ, बट विद इन अ वीक आप बिना सहारे के चलना शुरू कर देते हैं, एंड विद इन 2 to 3 वीक्स आप अपने काम पे जा सकते हो। और लकीली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ज़्यादा फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप नॉर्मल मूवमेंट्स करते समय, बैठते उठते समय, सीढ़ी चढ़ते समय, साइड टर्न करते समय आप अपने हिप को मूव करते हैं। ऑफ कोर्स आइडियली आपको तब भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लेनी चाहिए, मतलब मदद लेनी चाहिए। वो आपके हिप के मसल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि आप सब मूवमेंट्स कर पाओ, राइट, जो आज पॉसिबल है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। उसमें आप रिसर्फेस कर रहे हैं, बट आप मसल्स के थ्रू जा रहे हैं,
और उसकी वजह से आपको रिकवरी में टाइम लगता है। आपके मसल्स या तो छेड़ते हैं या उठाते हैं या एक्चुअली काटते हैं और फिर टाँके लगाते हैं। कैसे पहुंचोगे आप हड्डी तक, राइट? तो उसमें जो वक्त लगता है, उसकी स्ट्रेंथ आने में, उसकी मोबिलिटी आने में, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आने में, उसमें टाइम लगता है। तो इवन दो आप उसी दिन शाम को उठ सकते हैं, चल सकते हैं, वॉशरूम तक जा सकते हैं और अपने वॉकर के साथ इधर उधर टहल भी सकते हैं, बट आपको पूरी तरह ठीक होने के लिए मिनिमम 2.5 से 3 महीने लगते हैं, क्योंकि आपको उतना समय लगता है अंदर की मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए। दिस इज एन एवरेज नंबर। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गए हैं, जो 1 महीने में भी ठीक हो गए हैं पूरी तरह से। बट यूजुअली हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने लगेंगे आपको बिल्कुल भूल जाने के लिए कि सर्जरी हुई थी और अपने नॉर्मल लाइफ तक पहुंचाने के लिए। एंड इसमें आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। इवन विद द बेस्ट ऑफ टेक्निक टुडे, अगर आप फिजियोथेरेपी से छूटोगे तो आप कुछ ना कुछ अपने नी के फंक्शन में, अपने मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन पाओगे। ओके सर, हम ट्रैम्पोलिन पार्क के बारे में बात करेंगे। वहाँ पे काफ़ी केसेस आते हैं, बोन डैमेज होता है, इंजरीज काफ़ी होती हैं, रूल और रेगुलेशन अच्छे से नहीं है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ओह, दैट्स अ नाइस वन। ट्रैम्पोलिन पार्क, देखिए ट्रैम्पोलिन्स बेसिकली स्ट्रेच्ड आउट रबर के ऊपर आप कूद रहे हैं। आप नेचुरली सही तरीके से नहीं कूदेंगे, कहीं भी गिर सकते हैं, कहीं भी चोट लग सकती है। यूजुअली लिगामेंट स्ट्रेन्स होते हैं या कुछ मसल इंजरीज हो जाती हैं, बट कभी कभी हड्डियां भी टूटती हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन क्या हो, आपको ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या तो एक्सरे या MRI करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कहाँ चोट लगी है, और फिर उसका इलाज करना पड़ेगा। आइडियली अगर आपको बहुत पसंद है ट्रैम्पोलिन पार्क जाना, तो प्लीज़ जो सही तरीका है उसको समझें, उसी को फॉलो करें। और सेफ्टी का जो भी आपके जो पार्क के जो भी ओनर्स हैं या जो भी चलाते हैं, उनको जो भी सेफ्टी के मेजर्स हैं उसको फॉलो करें प्रॉपरली। अगर आप अपनी साइड से बताना चाहेंगे जाना चाहिए या नहीं, तो आपका क्या टेक है? नहीं, आई थिंक जिंदगी जीनी चाहिए, जो चाहे करो, बट सही तरीके से करो, समझ के करो। गलत तरीके से करोगे तो चोटें तो पहुंचेंगी। लिमिट में करो। जी 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 जी। सर, ऐसे कहा जाता है गर्दन की हड्डी टूटने से इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। राइट। सो गर्दन की हड्डी एक विशेष हड्डी इसलिए है क्योंकि आपके गर्दन के अंदर ही आपके ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकल के आपके टेल बोन तक जाती है, और बिल्कुल गर्दन पे ही आपके मेन सेंटर्स होते हैं जो आपके सांस लेने के, दिल के, चलने के। सो अगर आपकी हड्डी टूट के वो हड्डी जाके उन सेंटर्स पे दबा दे, उन नसों पे दबा दे जो आपकी हार्ट रेगुलेट करती हैं, जो आपका BP रेगुलेट करते हैं, जो आपकी सांसों को रेगुलेट करते हैं, यस, यू कैन डाई ऑन द स्पॉट। यूजुअली इतना सीवियर एक्सीडेंट अगर हो, उसमें हेड इंजरी भी होता है, तो हमें पता नहीं चलता कि वो हेड इंजरी की वजह से या ब्रेन स्टेम जिसको कहते हैं, ब्रेन स्टेम की वजह से, चोट पहुंचने की वजह से यू हैव एक्सपायर्ड। बट अगर माइनर चोटें लगें या नॉट सो सीवियर चोटें लगें, देन यूजुअली देयर इज अ डेंजर कि आपके इन सेंटर्स पे जोर पड़ सकती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में और दिल की धड़कन चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको तुरंत उन पेशेंट को, अगर आपके सामने हुआ हो या आपके आसपास हो, तो प्रॉपरली नेक को सपोर्ट करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए, ताकि डॉक्टर जल्दी से इलाज शुरू कर दे। तो इसमें बचने का चांस है कि बिल्कुल नहीं है? अगर कॉन्शियसनेस लेवल है तो है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि यू माइट एंड अप विद अ लॉट ऑफ पैरालिसिस इश्यूज, नर्व डैमेज, ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पर। ओके सर, और कमर की हड्डी टूटे तो क्या इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ बेड पे रहेगा या उसके बाद उसके चांसेस हैं? नहीं। सो कमर की हड्डी के अंदर भी आपकी नसें चल रही हैं, और वो आपके कमर के नीचे वाले हिस्से को सेंसेशन, पावर और रिफ्लेक्स देती हैं। अगर बहुत बुरी तरह से टूटे तो नेचुरली पैरालिसिस हो सकता है, बिकॉज आपकी नस कट सकती है, नस दब सकती है। बट अगर इंस्टेंट दबाव के बाद वो प्रेशर हट जाए, जो यूजुअली 90% केसेस में होता है, फिर आप सही तरीके से उन हड्डियों को हिलने से रोक के, जैसे सर्जरी करा के ठीक कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी रिकवरी हो सकती है। ओके सर, आजकल काफ़ी वैद्य बैठे रहते हैं गलियों के आगे, काफ़ी उनका स्पॉट है। उनका कहना है कि फ्रैक्चर होगा, हम ये मालिश करेंगे, ये ऑयल लगाएंगे, इससे ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके पास जाते हैं,
उनका जॉइंट और डैमेज हो जाता है, उनका बोन और डैमेज हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि कैसे जागरूक रहे और इन झांसों में ना पड़े? देखिए, ये बात समझिए कि हड्डी अगर टूट जाए वो नेचुरली हील होने वाली है। फिर वो हड्डी बिठाने वाले हों या हड्डी ऑर्थोपेडिक सर्जन वाले हों, उनका काम अलग अलग है। उनका काम है कि हड्डी जुड़ने तक आपकी जो टूटी हुई हड्डी है वो सही जगह बैठे और सही जगह पकड़ लाए और आप साथ साथ में अपनी ज़िंदगी चला पाओ। नाउ ऑर्थोपेडिक सर्जन जैसे मैं, हमारा मकसद होता है कि फ्रैक्चर के बाद आप अपनी ज़िंदगी पे जल्दी जाएं, फिर वो चाहे प्लास्टर लगा के या सर्जरी करवा के, मूवमेंट्स आपके जॉइंट्स के जो ऊपर नीचे वाले हों आराम से होते रहें, और जब तक हड्डी ना जुड़े, जो अलग होती है हर हड्डी की। फॉर एग्जांपल, जांघ की हड्डी को अराउंड 3 मंथ्स लगते हैं जुड़ने को, पाँव की हड्डी को 6 से 9 महीने लगते हैं जुड़ने को, हाम की हड्डी को लगती है 3 महीने। तो जितना वक्त लगता है उसको जुड़ने के लिए, उस वक्त को आपके लिए ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहें, ऑफिस जाना चाहें, अपना काम करना चाहें, वो उसके सक्षम हो। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन का मकसद है। ऑब्वियसली साथ साथ में जो हड्डी है उसकी सही जगह पे हड्डी बैठे, लंबाई उतनी रहे, ताकत उतनी रहे। क्योंकि आप ये समझ लें कि हड्डी तो वैसे ही जुड़नी है, तो अगर हड्डी टूट जाए, हल्की सी अपनी जगह से हिल जाए और आप वैद्य के पास जाओ या किसी मालिश वाले के जाओ और मालिश कर ले, तो हड्डी तो जुड़ेगी जुड़ेगी, बट वो थोड़ी सी टेढ़ी, थोड़ी सी छोटी, थोड़ा सा उसमें कुछ ज़्यादा रिएक्शन के बाद जुड़ेगी। कुछ कुछ जगहों पे वो एक्चुअली अच्छा है, एज लॉन्ग एज उसका अलाइनमेंट बिगड़ ना जाए, उसकी लेंथ ना बिगड़ जाए, बट कुछ जगहों पे वो एक्चुअली नुकसान दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घुटने के पास है, अगर आपने मालिश करवाई तो घुटना जाम हो सकता है, मूवमेंट खत्म हो सकती है। सेम गोज फॉर एल्बो, सेम गोज फॉर हिप जॉइंट। नई हड्डी बनने की क्षमता होती है अगर आप मालिश करो तो। सो हाँ, अगर कोई सीरियसली वेल ट्रेन्ड है, जिसको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, साइंटिफिकली वो करेगा, और इस साइंस को कायरोप्रैक्टिक कहते हैं, वो बंदे के पास जाके उनसे इलाज करने में फिर भी अक्लमंदी है। बट सड़क छाप जो झोले बैठ के बैठे हैं, उन पे आप विश्वास करो तो नुकसान ज़्यादा आपकी का होगा। ध्यान रखें। बिल्कुल सर, आई होप अब लोग ऐसे ना जाएं उन लोगों के पास। सर, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बात करूंगी मैं। आपके हिसाब से क्या मेजर फैक्टर है जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है और हमें उसको इम्प्रूव करने की नीड है? मेरे ख्याल से 2 चीज़ें हैं, और वो बहुत सिंपल चीज़ें हैं और हमको सब पता है, जब हम बच्चे हमने सुना भी है। वो है सही खाना खाना, सही पोषण मिलना, और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करना। दोनों चीज़ आज के लाइफस्टाइल में मिसिंग हैं। हम सब, फिर वो चाहे बूढ़े हों या बच्चे हों, स्पेशली बच्चे, अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड पे ज़्यादा जोर देते हैं, और उसकी वजह से एक तो जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और दूसरा ख़राब चीज़ें भी मिलती हैं। तो दोनों तरह से आप फंस जाते हो, मोटापा भी बढ़ता है और साथ में आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर भी रह जाती हैं। तो एक उसका ध्यान रखें, और दूसरा है थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज अपना ध्यान करके करें, क्योंकि एक्सरसाइज एकमात्र तरीका है जिससे आपकी मसल्स की एक्चुअली स्ट्रेंथ, आपकी बोन्स की एक्चुअली स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। एक्सरसाइज के बगैर जो भी दवाइयाँ आप खाएंगे वो फेक है, वो फॉल्स है, उससे आपकी टेम्पररी हड्डी मास बढ़ सकती है। जैसे ही आप वो सब बंद कर दोगे, डबल गिरेगी और आप पछताओगे। सर, क्या 3 एक्सरसाइज आप बताना चाहेंगे जो हम अपने डेली रूटीन में फॉलो करके हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं? तो हर जोड़ के लिए अलग है, बट अगर आपको बैक और नेक की एक्सरसाइज करनी है तो 3 आसन है। इनफैक्ट योग जो हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट है, जिसको आज वेस्टर्न वर्ल्ड एप करके कोशिश कर रही है वापस लाने की, बट एक्चुअली हमारे पूर्वजों ने हमें सही चीज़ बताई। उनमें से 3 आसन मैं आपको बताऊंगा कमर की, जो आप रेगुलरली करेंगे तो आपकी कमर की जो मांसपेशियां हैं, आपकी कमर के जोड़े वो सही रहेंगे। उनमें से एक है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में आप सीधा लेट के घुटने मोड़ते हुए अपने घुटने को हाथों से पकड़ के पेट तक दबा के रखेंगे, जिससे आपका पेट का जो हवा है वो निकालने का जो मेथड है वो है, बट उससे आपकी कमर की जो मांसपेशियां, मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं। एक तो ये एक्सरसाइज है। दूसरा है सेतु बंद आसन और ब्रिजिंग, जिसपे आप वैसे ही सीधा लेट के घुटने मोड़ के रखें
और अपने कमर को जितना हो सके बिस्तर से उठा के अपने कमर को अंदर खींच के पेट को अंदर खींच करके दबाएं और ऐसी पोजीशन पे रखें, ब्रिज बना के अपने बैक को। उससे आपकी आगे की मसल स्ट्रेच होती हैं और आपकी पीछे की मसल्स जो है स्ट्रांग बनती हैं। और तीसरा है भुजंगासन या उसके वेरिएशन जो थोड़े मुश्किल वाले हैं, धनुरासन या नौकासन, जिस पे आप पेट के बल लेट के अपने या तो हाथ सहारे से अपने सिर और छाती को पीछे उठाओ या फिर अपने हाथ को पीछे रख के सिर और छाती पीछे की तरफ उठा के अपने पाँव की पकड़ने की कोशिश करो। इनसे आपकी गर्दन की और बैक की एक्सरसाइजेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। सो रिमेंबर, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए पहले स्ट्रेचिंग करना पड़ता है, फिर जेंटल स्ट्रेंथनिंग और फिर एग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग। इसी से ही आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये आप रेगुलरली करो कमर और गर्दन के लिए। ओके सर, थैंक यू सर। स्लीप डिस्क का इशू भी बहुत बढ़ रहा है, तो इसका मेन रिस्क फैक्टर क्या है? स्लिप डिस्क, देखिए अगर हम एनाटॉमी में जाएं, मतलब आपका शरीर कैसे बना हुआ है, तो रीढ़ की हड्डी के कई टुकड़े हैं। गर्दन के हिस्से में 7, छाती के हिस्से में 12, कमर के हिस्से में 5 और फिर टेल बोन। और हर हड्डी के टुकड़ों के बीच में एक गद्दी होती है। जैसे हम गद्दी पे बैठते हैं, गद्दी का बाहर का हिस्सा सख्त होता है, अंदर मुलायम होता है, फिर वो चाहे कापूस का बना हुआ है, जो भी बना हुआ हो। वैसे ही ये जो गद्दी आपकी, जो डिस्क जिसे हम कहते हैं हड्डियों के बीच में बनी है, उसके बाहर के हिस्से में सख्त एक टिश्यू होता है, इसको फाइबर टिश्यू बोलते हैं, रिंग बनता है वो, और उसके अंदर एक सॉफ्ट जेली होती है। ओके, सो आप इमेजिन कीजिए एक कॉलम जिसपे हड्डी का टुकड़ा हो, डिस्क हो, फिर हड्डी का टुकड़ा हो, फिर डिस्क हो, मतलब हड्डी का टुकड़ा कुशन, हड्डी का टुकड़ा कुशन, हड्डी का टुकड़ा। ये एक आपके गर्दन से लेके टेल बोन तक जा रहा है और उसके अंदर एक छेद होता है जिसके अंदर आपकी दिमाग से नसें जाती हैं टेल बोन तक। और हर हड्डी के टुकड़े के बीच में वो एक छोटी सी एक रूट बना के बाहर निकलती है, क्रिसमस ट्री की तरह। अलग अलग लेवल पे, गर्दन के लेवल पे हाथों पे जाती है, कमर के हिस्से से पाँव में जाती है एक जो नसें हैं आपकी, नर्व। जब झटके से किसी कारणवश वो गद्दी फट जाए, उसका जो बाहर का टफ फाइबर स्ट्रक्चर फट जाए, अंदर की जेली बाहर आके आपके उस नस को दबाती है जो छिड़ जाती है, और जहां जहां वो नस जाती है वहां वहां दर्द होता है, वहां वहां झंझनाहट जैसी फीलिंग होती है, सुन्न पड़ जाता है और कमजोरी भी आ सकती है। इस कंडीशन को स्लिप डिस्क कहते हैं। यूजुअली स्लिप डिस्क एक यंग एज की प्रॉब्लम है, क्योंकि यंग एज में ही हम झटके खाते हैं, आगे झुकते हैं, वजन उठाते हैं, जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ऐसे कंडीशन में आपका नस का छिड़ना और जहां जहां नस जा रही है वहां वहां शूटिंग पेन, झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन, सुन्नपन या कभी कभी कमजोरी हो जाना, ये सब एक स्लिप डिस्क के लक्षण है और डायग्नोसिस आपका MRI से कंफर्म होता है। ओल्डर एज में ये ऑलरेडी पहले आपके यंग लाइफ में ऑलरेडी हो चुका होता है, तो उस एज में प्रॉब्लम सिर्फ डिस्क की वजह से नहीं होती, वो आपके आजू बाजू जो जोड़ हैं जो घिस गए हों या जो टिश्यूज हैं जो थिक हो गए हों, उन सबको मिला के एक्चुअली नसों को चारों तरफ से कंप्रेस करने की एक अलग सी प्रॉब्लम बनती है, जिसको हम लंबर कैनाल स्टीनोसिस या सर्वाइकल कैनाल स्टीनोसिस बोलते हैं, जिसमें आपकी चारों तरफ से नस दब जाती है। सो डिफरेंशिएशन बिटवीन यंग एज जिसमें स्लिप डिस्क के चांसेस हैं। अब यंग, आप पूछेंगे कौन सी एज है, मेरे हिसाब से जो अपने आप को फिट रखे वो 70 साल तक भी यंग रहता है, जो अपने आप को फिट न रखे वो 40 साल के बाद भी बूढ़ा हो जाता है। बट द आइडिया इज यंग एज की प्रॉब्लम है ये, और ओल्ड एज की प्रॉब्लम स्टीनोसिस थोड़ी अलग है। ओके सर, लोगों का कहना है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो हम करते हैं उसकी भी एक एज होती है, क्योंकि 10-15 साल बाद हमें दोबारा से कराना पड़ेगा। आजकल की जो जॉइंट्स अवेलेबल हैं, फिर वो चाहे हिप जॉइंट हो या नी जॉइंट हो, जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं, और भी जॉइंट्स हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बट इनकी लाइफ आज के दिन में अराउंड 20 to 25 ईयर्स मान के चलो है ही, वेल डन अगर सर्जरी हुई हो और प्रॉपर फिजियोथेरेपी की गई हो सर्जरी के बाद। तो हिप जॉइंट्स ऐसे भी हैं जो और भी लंबा चलते हैं, बट वो किसी किसी में चलते हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, अगर चल गया तो उसकी किस्मत। बट 20 to 25 ईयर्स तक तो चलते ही चलते हैं। पुराने ज़माने में जो जो प्लास्टिक यूज़ हुआ करता था हिप जॉइंट में भी, नी जॉइंट में, वो ख़राब होता था, इतना अच्छा नहीं होता था।
खराब इज अ रॉन्ग वर्ड, इतना वेल डेवलप्ड नहीं Well था। developed. इसकी वजह से उसकी लाइफ उस वक्त 10 से 15 साल बोलते थे। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आप सर्जरी को सही तरीके से करो तो, एक्सरसाइज रेगुलरली करो तो, प्रिकॉशन मेंटेन करो तो ये सब मिला के आपको 25 साल तक मिल जाएगा इस जॉइंट के साथ। बट अलग कारणवश, फिर वो चाहे सर्जरी के कारण कुछ इश्यूज, इन्फेक्शन के कारण कुछ इश्यूज, वेट बढ़ने के कारण कुछ इश्यूज, ये लाइफ कम हो जाती है। सिमिलरली एक्सरसाइज करना, अपने वेट को चेक में कंट्रोल कर रखना, कुछ चीज़ें अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल नी सर्जरी के बाद हम खास पेशेंट को कहते हैं कि आप जमीन पे नहीं बैठेंगी, बहुत इमरजेंसी हुई किसी दिन, कोई और ऑप्शन नहीं रहा, बैठ गए, अलग बात। बट रेगुलरली अगर आप बैठोगे तो आप सोचो, आप उठते समय आपके शरीर का 4 गुना वजन डाल रहे हो, वो जल्दी घिस जाएगा। सो हैव टू बी केयरफुल ऑफ दिस। और बाकी जोड़ जो है हमारे, फिर वो शोल्डर जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो, रिस्ट जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो, ये भी बदले जाते हैं। बट सो फार उनकी मैक्सिमम लाइफ अबाउट 10 to 15 ईयर्स ही है करंट स्टेट में जो अवेलेबल है। तो इसलिए हम यंग एज में अवॉइड करना चाहते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो पेशेंट चाहता है कि भाई मुझे दर्द से छुटकारा भी चाहिए, मूवमेंट भी चाहिए। फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई इतनी ही लाइफ है, इसके साथ आप संतुष्ट हो तो ठीक है, जब प्रॉब्लम देगा तो फिर बदल देंगे हम। सर, क्या रिप्लेसमेंट सर्जरी हर शहर में अवेलेबल है या फिर सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में? नहीं, लकीली टुडे ये ऑलमोस्ट हमारे देश में सब छोटे शहरों में भी बड़े शहरों में भी अवेलेबल है। जो फ़र्क दोनों में ये है वो ये है कि अगर आप थोड़े से अच्छे सेटअप में जाए जहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क बहुत मिनिमल हो और जो टेक्निक्स हैं वो नए मिलते हैं, तो आपकी जो इनिशियल स्टेज है रिकवरी की वो बहुत तेज़ी से होगी और इन्फेक्शन या कुछ और कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क कम हो जाएंगे। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस रियली। अदरवाइज आज के दिन में हमारे देश में बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, आपको गाँव में भी शायद मिल जाएंगे, जो शायद सर्जरी ना कर पाएँ गाँव में, बट एटलीस्ट छोटे शहरों में कर पाएंगे। ओके सर। 3 गोल्डन रूल्स जो आप बताना चाहेंगे बोन, मसल और जॉइंट हेल्थ से रिलेटेड। 3, 2 तो बता चुका हूँ फिर भी दोहरा लेता हूँ मैं। एक तो है अपने डाइट का ध्यान रखें, मेक श्योर योर डाइट इज़ रिच इन प्रोटीन और लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी। तो प्लीज़ ध्यान दे के अपने डाइट का ध्यान रख के प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाएं, साथ में पानी ज़्यादा पिएं। दूसरी चीज़, जो हम इवन दो हमारे पास सनलाइट मिलती है ऑलमोस्ट 9 months इन अ ईयर, हम टकराते हैं, हम अंदर रहते हैं, एसी में भागना चाहते हैं। सनलाइट ज़रूरी है, विटामिन डी जो हमारे स्किन में उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो सनलाइट एक्सपोजर के ऊपर थोड़ा फोकस करें, नहीं तो फिर विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें। और क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं ज़्यादातर, तो विटामिन B12 भी हमें देना चाहिए बीच बीच में। तो ये हुआ डाइट, एक गोल्डन रूल नंबर 1। सेकंड, अपने रेगुलर एक्सरसाइज, जो मैंने अगेन बताया था पहले, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। देखिए एक्सरसाइज आसान है, बोरिंग है ज़रूर, बट उसको बोरिंग बनाने से आप रोक सकते हैं। थोड़ा सा डांस के तौर पे कीजिए, योगा के तौर पे कीजिए, या खेल खेल में अपने बच्चों के साथ या पोतों के साथ या अपने फ्रेंड के साथ कीजिए, ताकि आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे और थोड़ी बहुत मसल्स की स्ट्रेंथ बनी रहे। और तीसरा है ओवरऑल अपने लाइफस्टाइल का, ऑफिस में, अपने घर पे उसका ध्यान रखें, पॉस्चर मेंटेन करके रखें, मूवमेंट्स करते रहें ताकि एक ही जगह पे जोर ना पड़े। तो आई वुड से इट्स मोस्टली टू डू विद डाइट, exercise and lifestyle. Simple things for which you don't need an orthopedic surgeon. सर, लास्ट मैसेज जो आप सबको देना चाहेंगे? देखिए, एक छोटा सा मैसेज जो मैं ऑब्वियसली देना चाहूँगा, क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं जो बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और प्रॉब्ली सुपर पावर बनने से काफ़ी दूर नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, AI में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बट जो हमारी एक्चुअली संस्कृति, जो हमारे हेल्थ का ध्यान दे रही थी, उसका हम इग्नोर, वी आर नॉट ट्रीटिंग इट करेक्टली। उसको वापस अपनी ज़िंदगी पे लाइए। हमारी खुद की संस्कृति में योग, जिसमें इतने सारे एक्सरसाइजेस हैं पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और अपने खुद के डाइट का ध्यान, ये चीज़, 2 चीज़ प्लीज़ अपने ऊपर वापस अमल करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप सिर्फ देश को नहीं, खुद को भी तरक्की में पा सकें। थैंक यू।
थैंक यू सर वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। आपसे मुझे बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला और मैं आशा करती हूँ हम सभी इसको अपनी लाइफ में लाएं और healthy रहें. To all our lovely listeners, this is it for today. This was Kanishka Khanduri signing off. Keep watching Voice of Value. Thank you.